Hi students, hope you are well and hearty at your home and doing great in your studies. Today we are taking the reference to context with explanation. ये आपका क्वेश्चन आता है तो हम A slumber did my spirit seal इस पोएम का जो हम रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट ले रहे हैं तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द स्टैंजा विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ये आपका क्वेश्चन इस तरह से आता है और फिर आपके 4 या 5 जो भी है लाइन दी हुई रहती है, उन लाइंस का आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट विद एक्सप्लेनेशन करना होता है। तो हियर इज द आंसर, वी विल स्टार्ट द आंसर नाउ। हम यहाँ पे आंसर शुरू कर रहे हैं। ये आपका आंसर लिखा तो आप किस तरह से लिखेंगे, ये आपकी लाइन आपके क्वेश्चन में आ गई पेपर में, तो आप इसको इस तरह से स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंटेशन शुड बी वेरी नेसेसरी। आपका जो पेपर आप जो भी आंसर करते हैं लुक्स वेरी गुड एंड ब्यूटीफुल, वो आपका अच्छा दिखना चाहिए। तो यहाँ पर मैं स्टेंजा जो स्टेंजा है उसकी लाइन को इस तरह से डॉटेड करके लिख रही हूँ और यहाँ मैंने अस लंबा लिख दिया पहले, तो फिर उसके बाद कहाँ से कहाँ तक आया है तो अर्दली, ये RTHL YTHLY अर्दली YERS यहाँ तक ये स्टेंजा आया है। तो ये आप इस तरह से करेंगे आंसर की स्टार्टिंग, शुरुआत। फिर अपन रेफरेंस लिखना है यानी कि संदर्भ। संदर्भ यानी किस पोएम से लिया गया है और किस पोएट ने इसको लिखा है, हु रोट दिस पोएम। तो रेफरेंस इसको आप अंडरलाइन करेंगे, देन कॉलन लगाइए, देन वी विल स्टार्ट। ये आपका जो भी पोएम के स्टेंजा आते हैं उसका रेफरेंस सेम आता है, बस क्या चीज़ चेंज होती है, पोएम का नाम चेंज होता है और पोएट का नाम चेंज होता है। तो आप लिखिए दीज लाइन्स have been taken from the poem। आपको पोएम का नाम लिखना है तो पोएम का नाम यहाँ लिखा हुआ है। मैं पोएम के वर्ड्स के जो वर्ड्स हैं उसका फर्स्ट लेटर यानी पहला जो वर्ण है उसे मैं कैपिटल लेटर में लिख रही हूँ, टू एम्फेसिस जोर देने के लिए, कोई भी चीज को ध्यान दिलाने के लिए इस तरह से कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। डिड माय स्पिरिट सील, ये आपका इन्वर्टेड कोमा बंद हो गया। अब ये पोएम का नेम आ गया। अब आएगा कंपोज्ड बाय यानी किसने लिखी है, कंपोज्ड बाय किसने लिखी है, विलियम वर्ड्सवर्थ। ये इन्होंने लिखी, इन पोएट ने लिखी है। तो ये आपका रेफरेंस आ गया, पॉइंट टू बी नोटेड, रेफरेंस लिखेंगे। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, फिर पोएम का नाम आएगा यहाँ पर और दूसरी पोएम का जिसका भी स्टैंजा आता है उसका नाम आ सकता है और जिसने वो पोएम लिखी है उनका कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ पे आया है, उसका पोएट चेंज हो जाएगा। तो ये जो लाइन्स है आपको यू हैव टू लर्न दीज लाइन्स। नाउ अपन कॉन्टेक्स्ट शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट को भी अपन अंडरलाइन कर देते हैं, आप 2 अंडरलाइन भी कर सकते हैं। जितना प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होगा उतना ही आपकी कॉपी को ध्यान से देखा जाएगा। तो इन लाइन में क्या डिस्क्राइब किया गया है, क्या वर्णन किया गया है, तो वो अपने को लिखना है। तो दीज लाइन्स डिस्क्राइब, ये जो लाइन है वो डिस्क्राइब करती है, क्या डिस्क्राइब करती है, पोएट्स फीलिंग्स यानी भावनाओं को, पोएट की भावनाओं को डिस्क्राइब करती है। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज बिलव्ड। ये जो लाइन्स आपकी दी हुई है वो डिस्क्राइब करती है, दीज लाइन्स डिस्क्राइब में वर्णन करती है पोएट्स फीलिंग, पोएट की भावनाओं को आफ्टर द डेथ ऑफ हिज बिलव्ड, उसकी प्रेमिका, बिलव्ड यानी प्रेमिका की डेथ के बाद जो पोएम के पोएट की भावनाएं हैं, मनोदशा है, उसको वो व्यक्त करती है। ये आपका कॉन्टेक्स्ट हो गया। कॉन्टेक्स्ट ऑलवेज जो है इन लाइन्स के बारे में, जो भी आपकी लाइन्स पोएम की दी हुई है उसके बारे में आएगा। कॉन्टेक्स्ट जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाइन का होता है या 2 लाइन, मैक्सिमम 2 लाइन का होता है। देन वी विल स्टार्ट एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग पे ऑलवेज ध्यान दीजिएगा आप, एक्सप्लेनेशन, ये इसकी स्पेलिंग होती है। आपकी एक्सप्लेन की स्पेलिंग में AI आता है पर एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग में I नहीं आता है, एक्सप्लेनेशन
ये भी आपने अंडरलाइन कर दिया अपन ने। एक्सप्लेनेशन में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो वी विल ऑलवेज स्टार्ट एक्सप्लेनेशन विद द पोएट सेज। पोएट कहता है कि, द पोएट सेज दैट, पोएट कहता है कि, इस तरह से स्टार्ट करते हैं। अब क्या कहता है, स्लम्बर, स्लम्बर यहाँ किसे कहते हैं, साउंड स्लीप को कहते हैं। साउंड स्लीप यानी गहरी नींद, गहरी नींद। चिर निद्रा, चिर निद्रा किसे कहते हैं, मृत्यु को कहते हैं। मृत्यु किसकी हुई है, पोएट के प्रेमिका की मृत्यु हुई है। द पोएट सेज दैट आफ्टर द डेथ ऑफ हिज बिलव्ड, उसके प्रेमिका की मृत्यु के बाद, इट सीम टू हिम, उसको ऐसा प्रतीत होता है, किसको, पोएट को ऐसा प्रतीत होता है, दैट अ, स्लम्बर को क्या लिखेंगे, अ साउंड स्लीप, अ साउंड स्लीप सील्ड, सील यानी रोक दिया है। सील कर देते हैं ना किसी चीज को, जिससे कि जैसे कोई नल टपक रहा हो तो उसको सील कर देते हैं, जिससे कि वो टपके नहीं, रोक देते हैं। तो साउंड स्लीप या फिर और डेथ ऑफ हिज बिलव्ड, साउंड स्लीप यहाँ किसे क्या कहा गया है, गहरी निद्रा। चिर निद्रा यहाँ किसे कहा गया है, डेथ ऑफ हिज बिलव्ड, उसकी प्रेमिका की मृत्यु को कहा गया है। सील्ड, डिड को हटा देंगे और यहाँ पर डिड हट के यहाँ पर आ जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, सील्ड। माई की जगह क्या आ जाएगा, हिज यानी पोएट की स्पिरिट, स्पिरिट यानी आत्मा, आत्मा को रोक दिया है ऐसा प्रतीत होता है, यानी कि पोएट अपने आप को भाव शून्य महसूस करता है। उसके बाद अपन वी विल गो टू द सेकेंड लाइन पे जाएंगे। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, अब पोएट कह रहा है कि मेरे कोई भी ह्यूमन फियर्स यानी मानवीय डर नहीं है, मुझे संसार का कोई डर नहीं रहा है, मेरे पास खोने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। तो आप आई को क्या कर देंगे, ही कर देंगे। ही हैड नो ह्यूमन fears. It is very easy to write an explanation. Explanation लिखना जो है वो बहुत आसान होता है, आपको बस थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होता है, बाकी कुछ भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। अब उसके बाद अपन नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। शी सीम्ड, तो यहाँ शी किसके लिए कहा गया है, पोएट्स बिलव्ड यानी पोएट की प्रेमिका के लिए कहा गया है। शी सीम्ड अ थिंग, वह एक वस्तु प्रतीत होती है, दैट कुड नॉट नो फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, वह कुछ भी फील नहीं कर सकती और वह उसकी उम्र भी नहीं बढ़ सकती, क्योंकि मृत्यु के बाद उम्र बढ़ती नहीं है, ठीक है ना। बर्थडे आता है तभी अपने को एहसास होता है कि अपनी उम्र बढ़ी है। तो यहाँ पर फिर अपन लिखेंगे द पोएट सेज दैट शी यानी हिज बिलव्ड सीम्ड अ थिंग, एक वस्तु की तरह प्रतीत होती है, दैट कुड नॉट फील, वह कुछ भी फील नहीं कर सकती, कुछ भी मृत्यु के बाद वैसे भी कुछ भी फीलिंग्स नहीं होती, कुछ भी फील नहीं कर सकती, ऐसा प्रतीत होता है। अब उसके आगे यहाँ द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, ये अपन किस तरह से लिख, नाउ his beloved could not grow यानी बढ़ सकती in her age, वह अपनी उम्र में नहीं बढ़ सकती, उसकी मृत्यु हो गई है। और अपनी एक लाइन अपने मन से भी लिख सकते हैं कि शी यानी कि उसकी बिलव्ड हैज इमॉर्टल नाउ, वह क्या हो गई है, इमॉर्टल हो गई है, नश्वर हो गई है। तो इस तरह से इट इज़ वेरी इजी टू राइट एन एक्सप्लेनेशन, बहुत ही इजी होता है एक्सप्लेनेशन को लिखना। रेफरेंस किस तरह से लिखते हैं, कॉन्टेक्स्ट में लाइंस का डिस्क्रिप्शन आता है, क्या वर्णन हुआ है लाइन में, और उसके बाद में एक्सप्लेनेशन में छोटी छोटी लाइंस के अंदर आपको इन स्टैंजा से ही आपको लिख लेना होता है लाइंस को, और उसको अपनी तरीके से बस लिखना होता है। Hope you have understood this. We will meet in another episode. Bye bye.